हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन जीनिट रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 concurrent forces is found to be in equilibrium. The resultant of any two forces. तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मास है, ये बॉडी है। अब ये जो बॉडी है उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है F1, दूसरा फोर्स उस पर लगता है वो है F2 एंड तीसरा फोर्स है वो ये है F3। अब ये दो फोर्स है F1 एंड F2, दो फोर्स का रिजल्ट हमें यहाँ पर बीच में मिलेगा। कैसे? तो हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में हमें F1 और F2 का रिजल्ट मिलेगा। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, F डैश। अब यहाँ पर देखो F डैश F3 के बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एरो से हमें पता चलता है। ओके ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि जो रिजल्ट है F डैश, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस, जिस बात हो रही है F डैश की, वो तीसरे से इक्वल होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर F डैश जो है वो किसके बराबर होगा? F3 के बराबर होगा। सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड इज ऑपोजिट टू थर्ड फोर्स, तो ये भी सही है, क्योंकि एरो से हमें पता चलता है कि F डैश is equal in magnitude but direction is opposite. So the result of two forces means F dash is equal opposite to third forces. So B is right option. Third is co-linear with the third force. ये भी सही है। देखो एक ही लाइन में है ना, ये F डैश और F3 एक ही लाइन में है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर राइट। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर स्टूडेंट तीन हमें फोर्स दिए हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। और ये जो तीनों फोर्स है वो बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या तो नहीं रहेगी। ठीक है, अब बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 कब होता है? जब यहाँ पर तीन फोर्स है, उसमें से दो फोर्स की डायरेक्शन, मान लो 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में, किससे? तीसरे फोर्स से, 3 न्यूटन से। ठीक है, तब ये हो सकता है। तो यहाँ ये वाली डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितने हो गए? ये वाली डायरेक्शन में हम देखेंगे तो 1 और 2, तो 3 न्यूटन हो गया। तब ये जो फोर्स, नेट फोर्स है वो 0 होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा है जो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो उसमें 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन राइट एंगल पर है, तो उससे भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। देखो 3 न्यूटन और ये 3 न्यूटन इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कैसे ऑपोजिट है। देखो, तो ये नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी से भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा है। और डी से भी जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते, कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट पी। देखो यहाँ पर कितने फोर्स हमें फिगर में दिए हैं? एक देखो ये F1 है,
दूसरा यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ये वाली डायरेक्शन में 1 न्यूटन, हमें ये दिख रहा है 1 न्यूटन। यहाँ पर ये एक और यहाँ पर फोर्स है और एक और यहाँ पर फोर्स है, तो टोटल कितने हो गए 4, F1 F2 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। यहाँ पर 4 फोर्स है और कौन से पॉइंट पर लग रहे हैं, पॉइंट P पर। हमें क्या चाहिए, हाँ बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ओके रेस्ट में है, तो हमें ढूंढना है F1 कितना होगा एंड F2 कितना होगा। ओके तो हमें F1 एंड F2 ढूंढना है। स्टूडेंट यहाँ पर हम कंपोनेंट लेंगे, देखो कैसे कंपोनेंट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स है, अब उसका हमें कंपोनेंट लेंगे तो जिसके साथ एंगल बनता है, देखो क्योंकि 1 न्यूटन ने यहाँ पर ये वाले एक्सिस पर एंगल बनाया तो वो हो जाएगा 1 न्यूटन 1, और जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा कितना 45 डिग्री। ओके एक कंपोनेंट 1 न्यूटन का यहाँ पर है, दूसरा कंपोनेंट कहाँ पर होगा, दूसरा कंपोनेंट ये वाली डायरेक्शन में होगा, वो 1 एफ साइन थीटा, मीन्स एफ कितना है 1 और साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो हमें F1 तो मिल जाएगा, देखो क्योंकि F1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि F1 ही ये फोर्स बना रहा है ना, साइन 1 साइन 45 वही F1 बना रहा है, तो F1 बराबर हो जाएगा ये 1 साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये हो गया और इंटू 1 तो वही रहेगा 1/√2 न्यूटन। तो F1 हमारा 1/√2 न्यूटन है। दूसरा हमें F2 ढूंढना है, तो F2 यहाँ पर है, देखो तो F2 ये बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मीन्स पॉइंट P जो है वो रेस्ट में है, उसका मतलब कि F2 किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले फोर्स के बराबर 1 cos 45 के बराबर। हाँ लेकिन हमें ये भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक दूसरा फोर्स यहाँ पर भी है, देखो तो दूसरा फोर्स है उसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है वो हो जाता है फोर्स कितना है 2 cos 45 और दूसरा एंगल के जो फोर्स होगा वो 2 sin 45। अब देखो F2 ये दोनों के बराबर होगा, एक ये और एक ये, क्योंकि हमें टोटल फोर्स देखना पड़ता है, तो टोटल फोर्स यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा 1 न्यूटन फोर्स का, दूसरा कंपोनेंट होगा 2 न्यूटन फोर्स का, तो एक 1 cos 45 प्लस 2 cos 45, तो cos 45 कॉमन ले लेते हैं और cos 45 बराबर 1/√2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3√2 न्यूटन। हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 49 में स्टूडेंट हमें दिया है कि मास है, कितने केजी का मास है 10 केजी का, और उस पर कितने फोर्स लगते हैं 2 फोर्स है, जिसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन चाहिए और एंगल भी चाहिए, ठीक है। चलो ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है m बराबर 10 kg, ये बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एक ये वाली डायरेक्शन होगी, वहां पर मैं लिख लेता हूँ कि 8 न्यूटन फोर्स लगता है y डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन, यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स इन y डायरेक्शन, ओनली मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, एंड फोर्स इन x डायरेक्शन इज Fx इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। द रिजल्टेंट फोर्स, हाँ रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पर मिलेगा, पैरेललोग्राम मेथड से हम बनाएंगे,
तो ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा F बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर है ना, फोर्स जो y डायरेक्शन में उसका स्क्वायर, और x डायरेक्शन में है कितना है 6 उसका स्क्वायर। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 64 प्लस 36 कितना होगा ये हो गया 100 अंडर रूट ऑफ 100। तो हमें फोर्स मिला 10 न्यूटन। तो F बराबर 10 न्यूटन। हमें ये भी पता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो A बराबर 10 और मास कितना है वो भी 10, डिवाइड में मैंने लिख लिया मास को, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो एंगल ढूंढने के लिए tan थीटा बराबर फोर्स इन, हमने एंगल किसके साथ बनाया y के साथ, तो यहाँ पर कंपोनेंट आएगा x का, तो फोर्स इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय फोर्स इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में फोर्स कितना है, तो वो है 6 ये रहा, और y डायरेक्शन में 8, तो 6/8 3/4 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है। Its velocity will become uniform under a third force of F3। ओके, हमें थर्ड फोर्स ढूंढना है। अब यहाँ पर ये हमें गिवन है कि जो यूनिफॉर्म मूव हो रही है उसका मतलब ये है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कब 0 होता है, कि जब दो फोर्स F1 प्लस F2 किसके बराबर हो जाएंगे, F3 के बराबर हो जाएंगे। ओके, और ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, F1 एंड F2 इक्वल एंड ऑपोजिट टू F3, तब यहाँ पर जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि हमने पढ़ा है कैसे, एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0। यहाँ पर कितने फोर्सेस है, एक F1 है, एक दूसरा F2 है, और तीसरा F3 है। अब नेट फोर्स क्या मीन्स टोटल फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में। अब हमें क्या चाहिए, F3 चाहिए, तो F3 को सब्जेक्ट बनाओ, तो माइनस F3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 प्लस F2, साइन F3 को पॉजिटिव बनाते हुए सामने वाले दो नेगेटिव हो जाएंगे, F1 प्लस F2। चलो हमारे पास वैल्यू है, पहले दोनों F1 कितना है हमारे पास 2i माइनस 5j प्लस F2 कितना है 3i माइनस 4j, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि आगे माइनस है, तो ये माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3i प्लस 4j। तो ये हमें आंसर मिलेगा, i का एडिशन i के साथ करो, तो F3 बराबर माइनस 5i प्लस 9j हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। A block of mass 5 kg is suspended by a massless rock। यहाँ पर देखो ये एक रोप हमें दी है,
और उस पर हमने 5 kg को सस्पेंड किया है, ठीक है। और जो रोप है वो मासलेस है, मीन्स मास नहीं है उसका, कम से कम मास है, कम है। यहाँ पर जो लेंथ है टोटल रोप की कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ पर दिखा है 1 मीटर और बाकी की 1 मीटर। 50 न्यूटन फोर्स भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लगाया है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एंगल। ओके, एंगल कितना बनेगा किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल के साथ अगर हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो हमें पहले तो फोर्स, यहाँ पर स्ट्रिंग में बनने वाला फोर्स होता है टेंशन, और टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ एंगल बना है वो टी कॉस थीटा, और बाकी के 90 डिग्री पर हो जाएगा टी साइन थीटा। एक फोर्स होगा वर्टिकली वेट ऑफ 5 kg मास। तो यहाँ पर हमें एंगल चाहिए, तो हम कंपेयर कर लेंगे। देखो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, 50 न्यूटन के बराबर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट पी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो टी साइन थीटा बराबर 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, बी किसके बराबर है, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। एम कितना है, एम ए 5, जी 10 ले लेते हैं, तो ये भी 50 होगा, ठीक है। तो ये भी 50। तो टी साइन थीटा बराबर 50, ओके। डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया, दोनों डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 150/51 और टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। टेन थीटा 1 कब मिलता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल होता है। तो थीटा कितना मिला हमें, 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। (52) Which of the following statement is correct one about friction? तो option number first, the coefficient of friction between a given pair of substances is largely independent of the area of contact between them. ये सही ऑप्शन है, ओके, क्योंकि एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, ओके। दो बॉडी है, दो बॉडी के जो सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनका कांटेक्ट ऑफ एरिया पर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो बी वाला ऑप्शन है, द फ्रिक्शन फोर्स कैन नेवर एक्सीड द रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम द सपोर्ट सरफेस, भी करेक्ट नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ओनली स्लाइटली स्मॉलर देन, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइटली स्मॉलर नहीं होता है, ज्यादा स्मॉलर होता है। किससे कंपैरिजन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। The main source of friction is the irregularity of the surface in contact, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर हमें स्टूडेंट दिया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें शो करना है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी करेक्ट नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ओके, क्योंकि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे
फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है, इसीलिए हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट इन द मशीन? आयरन फिलिंग्स ये यूज नहीं हो सकती एज अ लुब्रिकेंट। पॉलिश ऑन मशीन ये भी यूज नहीं होती है। फ्लो ऑफ वाटर टू द मशीन ये भी नहीं होती है एज अ लुब्रिकेंट। ओके, लुब्रिकेंट का मतलब होता है फ्रिक्शन हमें कम करना है। ओके, फ्रिक्शन कम करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट, जैसे कि ऑयल है। और लास्ट, फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एंड प्योरिफाइड एयर, ये यस, इसको हम यूज करते हैं, जैसे बॉल बेरिंग को यूज करते हैं, है ना, बॉल बेरिंग यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, इसीलिए एज अ लुब्रिकेंट वी कैन यूज बेरिंग, बॉल बेरिंग। ऑल्सो हियर द कंप्रेस्ड एंड प्योरिफाइड एयर ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट। तो 55 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl pressed her physics textbook against a rough vertical wall with her hand. The direction of the friction force on the book exerted by the wall is, हमें फ्रिक्शन फोर्स ढूंढना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वॉल है, ये वॉल है और गर्ल फिजिक्स बुक को, ये फिजिक्स की बुक है और उसको कंप्रेस करे ऐसे फोर्स लगा के, ठीक है, ये फोर्स लगा रही है गर्ल ये वाली डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो देखो, ये बुक पर उसका जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन mg डाउन में होती है, और मोशन ऑफ इंटेंशन बुक का कहां पर है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, बुक नीचे की ओर जाना चाहती है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये सरफेस पर, बुक का सरफेस और वॉल का सरफेस, वहां पर फ्रिक्शन बनता है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। 57, a car accelerate on the horizontal road due to the force exerted by, किसकी वजह से जो कार है वो एक्सेलरेट होती है? engine of the car नहीं, the driver of the car ये भी ऑप्शन सही नहीं है, the car on earth ये भी सही नहीं है, लेकिन जो रोड है वो क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो जाती है। कैसे? कि हमें पता है कि मान लो ये रोड है और यहाँ पर ये कार है, अब ये कार को आगे जाना है तो कार क्या करेगी? कार लगाएगी फोर्स, किस पर फोर्स लगाएगी? कार लगाएगी फोर्स रोड पर, जिसको हम बोलेंगे एक्शन। ठीक है, और जो रोड है वो रिएक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, ठीक है, तो जिसकी वजह से कार आगे की ओर मूव हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? रोड, द रोड ऑन द कार। ओके, तो रोड कार पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से एक्सेलरेट होती है। 58, a block of mass m rests on a rough inclined plane. The coefficient of friction between the surface and the block is mu. At what angle of inclination theta of the plane to the horizontal will the block just start to slide down the plane? ये इलस्ट्रेशन है एनसीईआरटी का, जिसमें दिया है कि मान लो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हमें मूव नहीं करवाना है, हमें इतना एंगल बढ़ाना है कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन। ओके, तो ये हम ब्लॉक है, ब्लॉक पर उसका जो वेट होगा डाउनवर्ड में होगा mg, और उस पर लगने वाले जो फोर्स है ये यहाँ पर होगा mg cos थीटा, दो कंपोनेंट mg के, और दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा,
mg के दो कंपोनेंट। यहाँ पर जो ऊपर की जो डायरेक्शन है उस पर नॉर्मल रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट, क्योंकि ब्लॉक नीचे की ओर जाना चाहेगा। तो इंटेंशन ऑफ मोशन ब्लॉक का कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन होता है। ठीक है, हमें एंगल ढूंढना है, ये एंगल हमने बनाया थीटा। तो ब्लॉक स्टेडी है, रेस्ट में है, उसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है फोर्स वो किसके बराबर है, तो mg sin थीटा के बराबर। और दूसरा इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो F/n बराबर mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। mg cancel, sin theta upon cos theta is equal to tan theta, and we know that कि mu is equal to f/n। ठीक है, तो f/n की जगह पर हम यहाँ पर म्यू लिखेंगे और यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिया क्या है, एक बॉडी है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रिस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखो एक स्मूथ प्लेन है, तो यहाँ पर हम एक स्मूथ प्लेन है, उसके बाद जो प्लेन है वो रफ है। देखो ये रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो प्लेन की बात हुई है, एक प्लेन है स्मूथ प्लेन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक प्लेन हमने लिया, ये प्लेन है वो स्मूथ है। और एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये स्मूथ प्लेन पर ये बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स हम अगर हम देखें तो यहाँ पर एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको वेट बोल सकते हैं, और यहाँ पर एंगल हम थीटा बनाते हैं जो हमें गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पर mg cos थीटा, थीटा की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम 30 ले लेंगे। और दूसरा कंपोनेंट होगा जो mg का, वो हो जाएगा mg sin थीटा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो ये बॉडी को नीचे एक्सेलरेट करवाने वाला एक ही फोर्स है mg sin थीटा। तो जो नेट फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये m कट हो गया, तो a बराबर g sin थीटा हमें मिलेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज g sin थीटा। अब कितना डिस्टेंस ये जो ब्लॉक है या बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो d बराबर v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यूज करेंगे। वहां पर v0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। पहले इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, तो d बराबर बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो d बराबर 1/2, a कितना है तो हमने आगे ढूंढ के रखा है g sin थीटा। तो यहाँ पर g sin थीटा ये हमारा a है, और टाइम हमें दिया है, देखो यहाँ पर स्मूथ सरफेस के लिए टाइम है 20 सेकंड, तो ये 20 का स्क्वायर। तो ये हमने बात की स्मूथ सरफेस के लिए डिस्टेंस इतना ट्रैवल करेगा, और जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, ऊपर से नीचे आने के लिए ब्लॉक को प्लेन तो सेम है, लेकिन एक स्मूथ है और दूसरा रफ है।
तो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें रफ सरफेस के लिए, तो रफ सरफेस के लिए हम अगर देखें कि उस पर ब्लॉक पर या बॉडी पर कितने फोर्स लगेंगे, एक mg, दूसरा उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, एक और कंपोनेंट यहाँ पर होगा mg sin थीटा, और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा F, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो मिलेगा mg sin थीटा माइनस F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग होगा, आगे वाले एग्जांपल में अलग, जो आगे हमने स्मूथ सरफेस लिया उसमें अलग था, तो उसके लिए हम ए डैश लिख लेते हैं, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होता है, तो हमें पता है mg sin थीटा फ्रिक्शन होता है म्यू एन के बराबर, तो माइनस म्यू एन बराबर एम ए डैश, और म्यू एन कितना है, तो देखो एन है वो mg cos थीटा के बराबर, तो mg sin थीटा माइनस म्यू एन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा बराबर एक्सेलरेशन मिला। अब डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए सेम है, तो d बराबर v नॉट t प्लस हाफ ए डैश, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग है और टाइम भी अलग है, तो t डैश का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर फिर से v नॉट तो 0 है, तो d बराबर v नॉट 0 है, तो हमें मिलेगा 1/2 ए डैश t डैश का स्क्वायर। ए डैश कितना हमने निकाला है, तो यहाँ पर रहा देखो, तो वो है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये ए डैश की वैल्यू मैंने रखी, और टी डैश स्क्वायर यहाँ पर रहा, देखो ये 20p, p क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो टाइम है 20p का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व, ये जो भी डी मिल गया है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे तो देखो डी, दोनों का डी सेम है, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 जी साइन थीटा 20 का स्क्वायर बराबर 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और 20 और p का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर से लिख लेते हैं, 20 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, सब में g है, देखो 20 का स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बराबर साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस म्यू कॉस थीटा पी स्क्वायर। हमें म्यू चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स म्यू ढूंढना है हमें, तो म्यू को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर को हम यहाँ पर डिवाइड में लिख लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन पी स्क्वायर बराबर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं ना, तो देखो फर्स्ट ये वो इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा अपॉन पी स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस ये होगा टेन थीटा, और माइनस म्यू,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो म्यू को सब्जेक्ट बनाओ तो म्यू बराबर टेन थीटा माइनस ये टर्म यहाँ पर आ गया तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। तो टेन थीटा को कॉमन ले लेंगे हम तो 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला टेन थीटा 1030 कितना होता है 1030 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है 59 में, पहले एक स्मूथ सरफेस कंसीडर करो, रफ सरफेस कंसीडर करो। स्मूथ सरफेस का ए ढूंढ लो पहले, और ए मिलेगा तो वहां से आप डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। रफ सरफेस के लिए पहले एक्सेलरेशन ढूंढ लो, वहां से डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लो। दोनों केस में चाहे स्मूथ हो या रफ प्लेन हो, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, दोनों के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढो स्मूथ एंड रफ सरफेस के लिए, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर स्टूडेंट हमें दिया है कि दो फोर्स है, F1 और F2। F1 फोर्स है वो बॉडी को ऊपर की ओर लगता है, जिससे इतना मिनिमम फोर्स कि वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, है ना। ये मान लो बॉडी है, वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, इतना फोर्स F1। ओके, जस्ट स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितने होंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमें पता है फ्रिक्शन, क्योंकि जो बॉडी जाना चाहती है ऊपर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। और mg वेट ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते हो, और यहाँ पर उसका एक कंपोनेंट है mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर होगा, कितना होगा वो, mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन है वो n। यहाँ पर देखो n F1 किसके बराबर होगा, ये दोनों के बराबर। क्यों, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, जस्ट स्टार्ट कर रही है मूव होना। तो F1 किसके बराबर होगा, अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती है तो ऊपर वाला जो फोर्स होता है वो बराबर नीचे वाले फोर्स के बराबर होता है, सामने वाले फोर्स। तो mg sin थीटा प्लस f फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन के बराबर, म्यू एन। और एन किसके बराबर है, यहाँ पर देखो एन जो है वो mg cos थीटा के बराबर। तो ये हो गया F1। हमें F1 और F2 का रेशियो ढूंढना है। अब हम देखेंगे कि ये बॉडी को हमें नीचे आते हुए रोकना है। ये बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पर, वो नीचे आ रही है, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए पहले तो उसको नीचे कौन कौन से फोर्स लेके आ रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये उसका मास mg की वजह से जो फोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कितना है, तो दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ठीक है, उसका मोशन ऑफ इंटेंशन कहाँ पर है, तो उसका इंटेंशन है मोशन का डाउनवर्ड में ना, वो नीचे की ओर जाना चाहती है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो बॉडी को नीचे ले जाना चाहते हैं वो mg sin थीटा एक फोर्स है, और उसको अपोज कर रहा है माइनस f। इतने फोर्स से बॉडी नीचे जाना चाहती है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा F2 जो नीचे ना जाए। ठीक है, ये बॉडी नीचे ना जाए इसलिए F2 लगाना पड़ेगा।
तो ये हो गया हमारा F1 और ये F2 हो गया। थोड़ा F की जगह पर वैल्यू पुट कर दो तो F2 mg sin थीटा और F बराबर होता है म्यू n और n किसके बराबर है यहाँ पर हम देखेंगे तो n है mg cos थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। देखो हमें F1 by F2 चाहिए तो F1 by F2 रेशियो ले लेते दोनों का। तो F1 कितना है हमारे पास mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओके, अब इसको हम 10 से cos से डिवाइड कर लेते हैं। पूरे इक्वेशन को पहले तो mg को बाहर निकाल के कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं और पूरे ऊपर और नीचे सारे इक्वेशन है जो साइन है कॉस है सबको हम डिवाइड कर लेंगे किससे कॉस से। तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होगा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा सबको कॉस थीटा से डिवाइड करें तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1। क्या किया मैंने सारे जो टर्म थे साइन और कॉस वाले सबको मैंने कॉस से डिवाइड किया। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है कि टेन थीटा बराबर क्या है तो टेन थीटा बराबर 2 म्यू है। तो यहाँ पर 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस म्यू, यहाँ पर 3 म्यू डिवाइडेड बाय म्यू बचेगा तो म्यू म्यू कैंसिल, हमारा आंसर है 3। सिक्सटी वन हम देखेंगे। 61 में हमें क्या दिया है A block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface और जिसका coefficient of friction is 0.5. If a horizontal force of 100 Newton is applied on it, then acceleration on the block will be. Okay, तो एक सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक ब्लॉक को रखा है। ये ब्लॉक को हमने रखा, मास कितना है इसका तो m इज इक्वल टू इसका जो मास है m इज इक्वल टू है 10 kg और हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं यहाँ पर F बराबर 100 न्यूटन जितना हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन होगा और रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा। ओके, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही ऑपोजिट डायरेक्शन F हो जाएगी और एक उसका मास की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की ओर लगेगा बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और बॉडी है जो ब्लॉक है वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स कितना, तो F आगे लग रहा है पीछे है माइनस करके ऑपोजिट है इसलिए माइनस F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जो F है हमारे पास है 100 माइनस F बराबर म्यू n और n बराबर mg है बराबर ma हो गया। F है 100 माइनस म्यू 0.5 मास है 10 और g को भी हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, मास कितना है 10 तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। तो 100 माइनस ये हो गया 5 और 50 हो जाएगा बराबर 10a। तो ये 50 डिवाइडेड बाय 10 बराबर a, तो a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
एग्जाम्पल नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर स्टूडेंट हमें एक ट्रेन दी है और ये ट्रेन का फ्लोर है और फ्लोर पर एक बॉक्स रखा है, बॉक्स स्टेशनरी है और हमें क्या ढूंढना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन ढूंढना है। जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा इतना बॉक्स का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मींस बॉक्स, उस पर आगे की ओर फोर्स कौन सा लगेगा, तो आगे की ओर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स का इंटेंट, ट्रेन आगे जा रही है, ओके, तो ये ट्रेन का मोशन है आगे वाली डायरेक्शन में, तो इनर्शिया की वजह से बॉक्स पीछे की ओर जाना चाहेगा, ठीक है, वो वहीं पर रहना चाहेगा, मीन्स पीछे की ओर रहना चाहेगा, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। मोशन ऑफ इंटेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है बॉक्स पर और पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ बॉक्स और एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम मींस ट्रेन का एक्सेलरेशन, इतना फोर्स होता है सूडो फोर्स। तो ये जो सूडो फोर्स है और ये फ्रिक्शन है, तो एफ बराबर एम ए, क्योंकि बॉक्स तो क्या है, बॉक्स तो स्टेशनरी है, तो ये दो फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन हम ढूंढ लेते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड में जो फोर्स होगा वो होगा एम जी, वेट बॉक्स का, और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है, और एन किसके बराबर होता है, एन एम जी के बराबर होता है, तो ये एम एम कैंसर, तो ए बराबर म्यू जी, म्यू कितना है 0.2 और जी कितना है 10, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर भी हमें वही जो आगे कंसेप्ट किया 62 में वही यूज करेंगे। एक ट्रक पर ट्रक की सरफेस पर एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक और ये ट्रक की सरफेस बनाई हमने, ये सरफेस ट्रक की, कितना मास है, m बराबर 1 kg और म्यू है वो कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.6। हमें एक्सेलरेशन दिया है, ट्रक का एक्सेलरेशन मींस रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट टू, ब्लॉक के रिस्पेक्ट टू, वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ढूंढना है फ्रिक्शन फोर्स, तो अभी हमने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स आगे की और 10 वाले एग्जांपल, 10 और बॉक्स, ट्रेन और बॉक्स के एग्जांपल में हमने देखा, तो ये फ्रिक्शन और यहाँ पर होता है सूडो फोर्स, किसके बराबर, मास ऑफ ब्लॉक या और इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ बराबर एम ए, तो एम कितना है 1 और ए कितना है, तो ए है 5, तो इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 64 हम देखेंगे। 64 में a block of mass 2 kg rest on a plane inclined at angle of 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और सिचुएशन को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एंगल हमें कितना बना है 30 डिग्री, म्यू हमें गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.7। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ओके, ब्लॉक जो यहाँ पर है वो रेस्ट में है, वो गिवन है कंडीशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो पहले ब्लॉक पर हम देख लेते हैं कितने फोर्स लगते हैं, एक उसका वेट mg, उसके वेट के दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा और दूसरा है वो है mg sin थीटा, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन ये n और फ्रिक्शन ये वाली डायरेक्शन में। चलो ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, फ्रिक्शन ढूंढना है।
तो यहां पर हम देखो कि एफ बराबर म्यू एन होता है, और एन किसके बराबर है? एन है mg के बराबर, mg cos थीटा के बराबर। तो म्यू कितना है हमारे पास? 0.7, मास कितना है? 2, जी कितना लेंगे? 9.8, और cos 30 मीन्स √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 11.9, अप्रोक्सीमेटली 11.9 हमें मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 11.9 वाला। 64 के बाद 65, यहाँ पर ऑप्शन में म्यू है। A block of mass m is held against a rough vertical wall. Okay. तो यहाँ पर जो वॉल है वर्टिकल वॉल, और उस पर हमने एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर फोर्स लगा के रखा है। अब हमें क्या चाहिए? What is the minimum force required to be applied by the finger to hold the block against the wall? Okay. हमें फोर्स, यहाँ पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये यहाँ पर अटैच रहे ब्लॉक। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम फोर्स लगाएंगे ये वाली डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो है ना, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे एफ और एन के, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ठीक है, हमें तो मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगी। तो एफ बराबर एन है हमारी कंडीशन में। एम जी डाउन में लगेगा, और फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक का इंटेंशन ऑफ मोशन डाउन में है, तो फ्रिक्शन ये दो सरफेस के बीच में ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर एफ बराबर एम जी है, फ्रिक्शन बराबर एम जी, और एफ किसके बराबर होता है? म्यू एन के बराबर, और एन किसके बराबर है? जो एन है वो एफ के बराबर। तो एफ बराबर एम जी बाई म्यू। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो हमें फोर्स ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया। 66 A trolley of mass 20 kg is attached to a block of mass 4 kg. यहाँ पर हमें सारी कंडीशन गिवन है, और द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली, यहाँ पर म्यू हमें गिवन है 0.02। ऐसा लेसन ढूंढना है किसका? ट्रॉली और ब्लॉक का, दोनों का सेम होगा। चलो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि ये जो ट्रॉली है उसको आगे की ओर फोर्स लगता होगा वो होगा टेंशन, और पीछे की ओर जो फोर्स लगता होगा वो फ्रिक्शन। दूसरा फोर्स यहाँ पर m1, इसका 1 डेटा लिखते हैं, m1g, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, ये एक्सेलरेट होता है, और इसके लिए अगर लिखेंगे तो इसका mg मीन्स m2g, और ऊपर की ओर टेंशन, ये भी एक्सेलरेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेट होता है ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है, हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर हम m1 जो 20 kg मास है उसको हम पहले देखें कि उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, तो एक टेंशन आगे वाली डायरेक्शन में लगता है और पीछे वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स होगा T माइनस एफ बराबर नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसका मास है m1 इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू एन, और एन है mg के बराबर, तो म्यू m1g बराबर m1a। तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। म्यू हमारे पास है 0.02, m1 है
20, G है 10 बराबर ये 20, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 4। तो t-4 बराबर 20। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा अगर हम देखें ब्लॉक के लिए, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो m2g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2a। अब यहाँ पर m2 कितना है 4 और g है 10, तो 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है। चलो इक्वेशन नंबर 2, हाँ इसको आगे लिख लेते हैं, तो माइनस टी प्लस 4t बराबर 4a। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो t-4 बराबर 20 है, और यहाँ पर माइनस टी प्लस 40 बराबर 4a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक टी कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा प्लस 36 बराबर 24a। तो a बराबर कितना होगा 36 डिवाइडेड बाय 24, जो हमें ये मिलेगा 12 इंटू 3 और 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 67 में 66 का ही पूछा है कि आगे वाले एग्जांपल में टेंशन कितना होगा, तो हम टेंशन भी ढूंढ लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। मान लो हम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस टी प्लस 4t बराबर 4a। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन है हमने अभी ढूंढा 3/2, और ये माइनस टी प्लस 4t, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस टी प्लस 4t, तो 4t माइनस 6 बराबर t। ओके, तो ये हो गया 34 न्यूटन टेंशन बराबर। क्वेश्चन नंबर 68। सुन, यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो एक ट्रक दी है, और ये ट्रक जो है, ये ट्रक है, और ये ट्रक पर एक बॉक्स है। ये जो बॉक्स है वो ट्रक आगे जाती है, तब ये बॉक्स पीछे की ओर स्लाइड होके नीचे गिर जाता है। तो ये जब नीचे गिरेगा, वही टाइम पर, मान लो जो भी टाइम पर ये नीचे गिरता है, यहाँ से उसको मूव होके स्लाइड होके नीचे गिरना पड़ेगा बॉक्स को। इतने टाइम में ये जो ट्रक है वो कितनी आगे जाएगी वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर टाइम दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बॉक्स की बात करें, ये बॉक्स को अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसका इंटेंशन, अब ट्रक उसको आगे ले जाना चाहती है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, सुडो फोर्स। तो सुडो फोर्स है वो कितना होता है, मास इंटू मास बॉक्स का मास और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटेंशन ऑफ मोशन है वो कहाँ पर है, बॉक्स का ये वाली डायरेक्शन में, और क्योंकि ट्रक उसको आगे ले जाना चाहती है लेकिन बॉक्स तो वहां पर ही रहना चाहती है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। इंटेंशन ऑफ मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेट फोर्स एम ए जो बड़ा होता है, उसमें से फ्रिक्शन को माइनस कर दो, तो ये मास इंटू ये बॉक्स का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है वो किसका एक्सेलरेशन है, ट्रक का है, रेफरेंस फ्रेम का। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 40
इनटू एक्सेलरेशन कितना है ट्रक का 2 माइनस ये म्यू एम जी बराबर एम ए डैश। तो 80 माइनस ये हो जाएगा 0.15, ये मास 40 इंटू 10 बराबर 40 ए डैश। तो 80 माइनस ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बराबर 40 ए डैश। तो 80 माइनस 60 20 बाय 40 बराबर ये होगा ए डैश बराबर हुआ 0.5 मीन्स 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन मिला? बॉक्स का। चलो बॉक्स नीचे गिरता है, जब नीचे गिरेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो d बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है तो बॉक्स का एक्सेलरेशन ए डैश है, वी नॉट बराबर 0 क्योंकि इनिशियली जब ट्रक चलना स्टार्ट करेगी तब बॉक्स रेस में था। और डिस्प्लेसमेंट ट्रक ये बॉक्स नीचे गिरेगा तो उसको कितना यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा? 5 मीटर का। तो यहाँ पर हमें d बराबर 5 गिवन है, d बराबर 5। तो ये d बराबर वी नॉट 0 है इसीलिए 1/2 ए डैश टी स्क्वायर बचेगा। तो 2d डिवाइडेड बाय ए डैश बराबर टी स्क्वायर। तो 2 ये d बराबर 5, ए डैश बराबर कितना है 1/2, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा ये टी स्क्वायर। तो ये हो गया टी स्क्वायर बराबर 20 सेकंड। देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, जितने टाइम में बॉक्स नीचे गिरता है उतने टाइम में ट्रक कितना आगे जाएगा वो हमें ढूंढना है। चलो अब ये तो ट्रक की बात करेंगे। तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ट्रक का एक्सेलरेशन और टाइम दोनों के लिए सेम है, चाहे वो बॉक्स हो या ट्रक हो। वी नॉट तो ट्रक का भी 0 है, तो d बराबर 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 2 और टी स्क्वायर हमें है 20। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 कैंसल, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन? ट्रक। कितने टाइम में? जब बॉक्स नीचे गिरता है।